संघ प्रोटोजोआ अथवा फाइलम प्रोटोजोआ पर आधारित टोटल क्वेश्चन आज के वीडियो में समझाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रोटोजोआ का अध्ययन किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने प्रोटोजोआ का अध्ययन किया था? तो इसमें ऑप्शन सही होगा पहला, लीवेनहॉक ने प्रोटोजोआ का अध्ययन किया था। और जो लिनियस हैं इनका पूरा नाम कैरोलस लिनियस था। इन्होंने द्विनाम पद्धति दिया था और ये वर्गीकरण विज्ञान के पिता भी कहे जाते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहे जाते हैं। और जो अरस्तु हैं, अरस्तु ने संघ जो पोरीफेरा है, पोरीफेरा के जीवों को स्पंज कहा था। यानी स्पंज नाम किसने दिया था? तो अरस्तु ने दिया था। और जंतु विज्ञान के जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। और जो लैमार्क हैं ये वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में डिफरेंस बताए थे। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में अंतर इन्होंने बताया था। और बायोलॉजी शब्द का भी प्रयोग इन्होंने किया था। और जैव विकास से संबंधित इन्होंने सिद्धांत भी कई सारे दिए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो इसका आंसर बताने से पहले आपको बता दें कि प्रोटोजोआ फाइलम जो है इसका संपूर्ण लेक्चर मेरे पिछले वीडियो में अपलोडेड है। आप लोग जाकर के लेक्चर को समझ लीजिए, उसमें कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने अच्छे से डिटेल से समझाया हुआ है, तो वो चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख लीजिए। टीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पूछा गया है मलेरिया रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया रोग हो जाता है। और जो ट्रिपैनोसोमा है इससे निद्रा रोग हो जाता है या अफ्रीकी निद्रा रोग हो जाता है। और जो एंट अमीबा है इससे पेचिस रोग हो जाता है या आमातिसार हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? द्विखंडन, संयुग्मन, बहुविखंडन, इनमें से कोई नहीं। लैंगिक जनन कहा गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा गया है, तो संयुग्मन के द्वारा या कॉन्जुगेशन के द्वारा लैंगिक जनन होगा। यानी जब तक नर और मादा युग्मक नहीं मिलेंगे तब तक लैंगिक जनन नहीं होता है। इसलिए लैंगिक जनन की बात की गई है तो संयुग्मन होगा। जबकि जो द्विविखंडन है और बहुविखंडन है ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट होते हैं या अलैंगिक जनन के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ नहीं है? अमीबा, यूग्लिना, ल्यूकोसोलेनिया और पैरामीशियम, कौन सा प्रोटोजोआ नहीं है? तो देखिए जो तीसरा वाला ऑप्शन है ल्यूकोसोलेनिया, ये प्रोटोजोआ नहीं है क्योंकि ये पोरीफेरा संघ का जंतु है। जबकि जो अमीबा है, यूग्लिना है और पैरामीशियम है ये प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मलेरिया परजीवी की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। मलेरिया परजीवी की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। मलेरिया परजीवी की खोज वैज्ञानिक चार्ल्स लेवेरॉन ने की थी। चार्ल्स लेवेरॉन ने। और जो रोनाल्ड रास थे इन्होंने मलेरिया और मच्छर के बीच में संबंध को खोजा था। मलेरिया और मच्छर के बीच में संबंध को। और आपको बता दें जो ग्रासी थे इन्होंने लाइफ साइकिल को खोजा था। जो प्लाज्मोडियम है इसकी लाइफ साइकिल को खोजा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजांट कहाँ बनता है? साइजांट कहाँ बनता है पूछा गया है। आंसर जानने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो इतना तो बनता है कि लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो जितने भी लोग अभी तक लाइक और शेयर नहीं किए हैं लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, ए और बी दोनों में, यानी आरबीसी में भी और यकृत में भी। और आपको यहीं पर बता दें जो मुद्रिका अवस्था है, जो अमीबीय अवस्था है, विखंडी जनन अथवा साइजोगोनी है, ये भी मनुष्य में बनते हैं। ये भी स्टेजेस जो होती हैं ये मनुष्य के अंदर होती हैं। इन पर भी क्वेश्चन बनते हैं और आए भी हैं। मुद्रिका अवस्था, अमीबीय अवस्था, साइजोगोनी। पैरामीशियम में जननिक पदार्थ का आदान प्रदान किस प्रक्रिया में होता है? जननिक पदार्थ का आदान प्रदान किस प्रक्रिया में होगा? तो संयुग्मन के द्वारा होगा या कॉन्जुगेशन के द्वारा ही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अमीबा में पादाब की गति का कारण क्या है? जो पादाब होते हैं स्यूडोपोडिया अमीबा में पाए जाते हैं, इनकी गति या मोशन का कारण पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, श्यानता में परिवर्तन। श्यानता में परिवर्तन, श्यानता क्या होती है? तो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ का प्रचलनांग नहीं है या लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं है। कौन सा नहीं है? यानी किससे प्रोटोजोआ जो होते हैं नहीं चलते हैं? कशाभिक, पश्चमाभ, पादाभ, ये तीनों पाए जाते हैं, जबकि जो सूक है ये प्रोटोजोआ संघ में नहीं पाया जाता है। तो यही ऑप्शन सही होगा, सी वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में संकुचनशील धानी का उद्देश्य है। संकुचनशील धानी का उद्देश्य क्या है पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन सही होगा पहला, परासरण नियमन एवं नाइट्रोजनी अपशिष्टों को बाहर निकालने के लिए संकुचनशील धानी या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पूर्वज जीव से पादप और जंतु विकसित हुए हैं उनसे कौन सा प्रोटोजोआ मिलता जुलता है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। पादप और जंतु कहा गया है, तो पादपों और जंतुओं के बीच की कड़ी यूग्लिना होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और भोजन ना मिलने पर ये प्रकाश संश्लेषण करके, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से भी भोजन का निर्माण कर लेता है, इसीलिए इसको पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अमीबा को लवणीय जल में स्थापित कर दिया जाए तो इसकी संकुचनशील धानी, यानी अगर समुद्री जल में इसको स्थापित कर दें, क्योंकि समुद्री जल लवणीय जल होता है, तो इसकी जो संकुचनशील धानी है उसमें क्या परिवर्तन होगा? सर सही होगा इसमें से बी, अदृश्य होगी, अदृश्य हो जाएगी, दिखेगी नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है। तो प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर अमीबा परिकोष्ठन के द्वारा जनन करता है या इंसेस्टमेंट के द्वारा जनन करता है? इंसेस्टमेंट के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का प्रसारण होता है। प्रसारण यानी कैसे फैलता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कैसे फैलेगा? संदूषित भोजन एवं जल के द्वारा। अगर गंदा भोजन हम कर लेते हैं तो या गंदा जल पी लेते हैं तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और पेचिस या अमातिसार नामक रोग पैदा करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की एक पुटी अथवा सिस्ट से कितने एंट अमीबा बाहर आते हैं? अगर एक पुटी उसने बनाई है तो कितने एंट अमीबा बाहर आएंगे? 8, 4, 2, 1। ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा 8 पुटी बाहर आएंगी। 8 यानी पहला वाला ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में उत्सर्जन घटित होता है। उत्सर्जन घटित होता है, किसके द्वारा घटित होता है? तो सामान्य सतह के द्वारा। जो सामान्य सतह होती है उसी के द्वारा उत्सर्जन हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था कौन सी है? तो मैंने थ्योरी में आपको बताया था, बीजाणुज अवस्था जो होती है ये संक्रामक अवस्था होती है और बीजाणुज अवस्था को स्पोरोजोइट कहा जाता है। स्पोरोजोइट यानी स्पोरोजोइट जो स्टेज है ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर की आहार नाल में पाचन के समय प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था पलायन करती है? पाचन के समय कौन सी अवस्था पलायन करती है? तो इसमें आंसर सही होगा बी, युग्मक जनक और गैमेटोसाइट। आप लोगों को बता दें कि सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो अच्छा है या नहीं है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, कम से कम आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट हमारे साथ करें। फिर अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम के चल युग्मनज पाए जाते हैं। प्लाज्मोडियम के चल युग्मनज किसमें पाए जाते हैं? तो आंसर सभी लोग जानते हैं, मादा एनाफ्लीज के आंत में पाए जाते हैं, मादा एनाफ्लीज की आंत में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मलेरिया परजीवी का संक्रमण काल सर्वाधिक होता है? सबसे ज्यादा संक्रमण काल किसका अधिक होता है? तो आंसर सही होगा इसमें से डी, प्लाज्मोडियम मैलेरी या प्लाज्मोडियम मलेरियाई का संक्रमण काल सबसे अधिक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा एनाफ्लीज के आमाशय में प्लाज्मोडियम की लगभग सभी अवस्थाएं पच जाती हैं, केवल किसको छोड़कर? केवल कहा गया है, तो युग्मक जनक को छोड़। फिर अगला क्वेश्चन है, एंट अमीबा का संक्रमण होता है। एंट अमीबा संक्रमित कैसे करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन सही होगा डी,
चतुर्केंद्रकीय सिस्ट के द्वारा, यानी एक सिस्ट होती है उसमें 4 केंद्रक होते हैं, वही उसकी संक्रामक अवस्था होती है। जब मैंने एंट अमीबा का लाइफ साइकिल आपको समझाया था पिछले लेक्चर में, तो उसमें आपको ये चीज बताई थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। काला अजार फैलता है, काला अजार कैसे फैलता है? तो इसका ऑप्शन सही होगा पहला, फ्लीबोटोमस के द्वारा काला अजार फैलता है। आपको बता दें कि काला अजार नामक रोग सामान्यतः प्रोटोजोवा जो होता है लीशमैनिया डोनोवेनी के द्वारा होता है। और लीशमैनिया डोनोवेनी का वाहक कौन है, कैरियर इसका कौन होता है? तो रेत मक्खी अथवा सैंड फ्लाई अथवा बालू मक्खी अथवा उसे ही फ्लीबोटोमस कहा जाता है। तो फ्लीबोटोमस क्या है? रेत मक्खी है अथवा ये सैंड फ्लाई होती है। तो कालाजार कैसे फैलता है? तो रेत मक्खी के द्वारा अथवा सैंड फ्लाई के द्वारा अथवा फ्लीबोटोमस के द्वारा फैलता है। और यही क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको ले जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार निम्न के द्वारा प्रसारित होती है। किसके द्वारा प्रसारित होती है? तो हम सभी लोग जान चुके हैं, सैंड फ्लाई अथवा बालू मक्खी अथवा फ्लीबोटोमस के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसारित होती है या फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है? ऐसा कौन सा रोग है जिसके रोगाणुओं को फैलाती है? तो ऑप्शन सही होगा इसमें काला अजार, क्योंकि अभी तक ये तीनों क्वेश्चन जो हमने बताए हैं इसी से रिलेटेड थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला अजार तथा ओरिएंटल सार रोग निम्न में से किसके द्वारा फैलता है? किसके द्वारा फैलेगा? तो हम सभी लोग जानते हैं सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीशमैनिया डोनोवेनी से कौन सा रोग होता है? लीशमैनिया डोनोवेनी से, तो देखिए उसी प्रश्न को घुमा कर रखा गया है, तो काला अजार नामक रोग फैलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला अजार बीमारी का वाहक कौन है? तो वाहक कौन होगा? फ्लीबोटोमस होगा या रेत मक्खी होगी या सैंड फ्लाई होगी, क्योंकि कैरियर को पूछा गया है, वाहक को पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रुधिराणुओं में सुफनर के बिंदु दिखाई देते हैं। सुफनर के बिंदु किसके कारण दिखाई देते हैं? तो ऑप्शन सही होगा इसमें बी, मलेरिया के कारण दिखाई देते हैं। मलेरिया, आपको बता दें जो हमारे शरीर की आरबीसी हैं, आरबीसी में सुफनर के बिंदु मलेरिया रोग के दौरान दिखाई देते हैं। जब मलेरिया रोग होता है तो विशेष स्टेज आती है, तब सुफनर के बिंदु दिखाई देते हैं। और जो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है, मलेरिया परजीवी कौन सा है? प्लाज्मोडियम है। तो प्लाज्मोडियम के जो क्रिप्टोमेरोजॉइट्स होते हैं ये आरबीसी में प्रवेश कर जाते हैं, घुस जाते हैं, और घुसने पर सिग्नेट रिंग अवस्था, अमीबीय अवस्था ये सब प्रदर्शित करते हैं। और अमीबीय अवस्था में नारंगी या पीले रंग के डॉट दिखाई देते हैं, उन्हें सुफनर का बिंदु कहा जाता है। जो अमीबीय अवस्था होती है उसमें नारंगी या पीले रंग के डाट दिखाई देते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? सुफनर के बिंदु कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोवा का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित हैं। ऐसा कौन सा वर्ग है जिसमें केवल आंतरिक परजीवी यानी शरीर के अंदर रहते हैं वे? तो ऐसा ऑप्शन सही होगा इसमें सी, स्पोरोजोवा, यानी संघ प्रोटोजोवा के वर्ग स्पोरोजोवा के अंतर्गत केवल अंतः परजीवी पाए जाते हैं या इंडो पैरासाइट पाए जाते हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण कैसा होता है? पोषण कैसा होता है? न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो इसमें होलोजोइक प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजांट अवस्था पाई जाती है। साइजांट अवस्था किस में पाई जाती है? तो ऑप्शन सही होगा इसमें बी, मानव के लाल रुधिराणुओं में साइजांट अवस्था पाई जाती है। 2 स्थानों पर पाई जाती है। पहला तो मनुष्य के यकृत कोशिकाओं में या लीवर सेल्स में पाई जाती है, और दूसरा मनुष्य की लाल रुधिराणुओं यानी आरबीसी में पाई जाती है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था कौन सी होगी? तो चतुष्केंद्रकीय कोष्ठक यानी जिसमें 4 केंद्रक होते हैं, ऐसी सिस्ट जो होती है उसी में संक्रामक अवस्था होती है, यानी वही संक्रामक अवस्था होती है। और इसका निर्माण कहाँ होता है? तो मनुष्य की आंतों में होता है, आंतों में, और ये मल के साथ बाहर आ जाता है। जैसे मल त्याग किया, फीसिस निकाला तो बाहर आ जाता है, और जब बाहर आ जाता है तो जल आदि खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने पर ये फिर संक्रमित करता है मनुष्य को, और अमीबी पेचिस नामक रोग या डिसेंट्री नामक रोग पैदा करता है। फिर नेक्स्ट है, पेचिस उत्पन्न करने वाला कारक है।
पेचिस किससे उत्पन्न होती है? तो एंट अमीबा से पेचिस नामक रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में 1 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, 3 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल या कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट। ऑप्शन सही होगा इसमें डी, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होती है, यानी संकुचित धानी अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है। संकुचनशील धानी कोशिका में परासरण नियंत्रण का कार्य करती है। और एंट अमीबा एक प्रोटोजोआ परजीवी है, यानी परजीवी प्रोटोजोआ है जो मनुष्य की आंत में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है? देखिए, इसको भी मैंने थ्योरी में बताया था, तो इसका आंसर सही होगा पहला, एंट अमीबा जिंजिवैलिस जो होता है ये मसूड़ों यानी दांतों में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, उनको डैमेज करता है। आपको बता दें कि एंट अमीबा जिंजिवैलिस प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है और ये करता क्या है, जो जिंजिवाइल ऊतक होता है दांतों में उसी में घुसा रहता है और अपना भोजन मुख गुहा के एपिथेलियम ऊतक और भोजन के टुकड़े जीवाणु आदि से प्राप्त करता रहता है और हमारे मसूड़ों को खत्म भी करता रहता है, क्षति भी उनको पहुंचाता रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य है। संकुचनशील धानी का कार्य क्या होता है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का कार्य क्या होता है? ऑप्शन सही होगा सी, परासरण नियंत्रण का कार्य होता है या ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य होता है। कहने का मतलब ये है कि उनकी कोशिका में जल का नियंत्रण करता है और यह केवल ताजे जल या फ्रेश वाटर में रहने वाले प्रोटोजोआ में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन पहचानिए। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सत्य कथन को पहचानना है, तो इसमें ऑप्शन सही होगा पहला, प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं या हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो सभी एक कोश की होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और जो यूनिसेलुलर होते हैं तो उनकी कोशिकाएं कैसी होंगी? प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती हैं और प्रोकैरियोटिक प्रकार की जिनकी कोशिकाएं होती हैं ऐसे जीव अधिकतर विषमपोषी या हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइकोसिस्ट का कार्य है। ट्राइकोसिस्ट का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट इज। आंसर सही होगा इसमें से पहला, बचाव एवं सुरक्षा के लिए होता है। और ट्राइकोसिस्ट पैरामीशियम तथा अन्य सीलिएट्स प्रोटोजोआ में, यानी जो ऐसे प्रोटोजोआ जिनमें सीलिया पाए जाते हैं तो इसलिए कहा गया सीलिएट्स प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं और ये मुख्य रूप से सुरक्षा का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त ये बचाव और शिकार को पकड़ने का भी कार्य करते हैं जो ट्राइकोसिस्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं? बहुरूपी अवस्थाएं, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ। ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, ट्रिपैनोसोमा में पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम में संयुग्मन में किसका आदान प्रदान होता है? पैरामीशियम में जो संयुग्मन होता है, जो कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ। आंसर सही होगा इसमें पहला, लघु केंद्रिका या माइक्रो न्यूक्लियाई का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम रूपी केंद्रक पाए जाते हैं। विषम रूपी यानी हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई ऑकर इन किस में पाए जाते हैं? आंसर सही होगा इसमें से डी, सीलिया युक्त प्रोटोजोआ में विषम रूपी केंद्रक पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है द्विगुणित, बहुगुणित, अप्रजाई आरएनए का प्रमुख स्रोत। पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक कैसा होता है? आंसर सही होगा इसमें से पहला, डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड या द्विगुणित होता है। आपको बता दें कि पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, सूक्ष्म केंद्रक माइक्रोन्यूक्लियस तथा गुरु केंद्रक मैक्रोन्यूक्लियस कहलाता है और दोनों ही द्विगुणित होते हैं, यानी लघु केंद्रक और दीर्घ केंद्रक दोनों ही द्विगुणित होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। जो गुरु केंद्रक होता है यानी जो बड़ा वाला केंद्रक होता है ये कोशिका में उपापचय को नियंत्रित करता है और जो सूक्ष्म केंद्रक होता है ये जनन में भाग लेता है। छोटा वाला जो केंद्रक होता है वो जनन क्रिया में भाग लेता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम में संयुग्मन सहायता करता है। संयुग्मन किस में सहायता करता है? कॉन्जुगेशन हेल्प्स इन पैरामीशियम इन।
आंसर सही होगा इसमें सभी, यानी उपयुक्त सभी में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर लाइन तंत्र संबंधित है। सिल्वर लाइन तंत्र किससे संबंधित है? आंसर सही होगा इसमें से सी, पैरामीशियम से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम में संयुग्मन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? आंसर इसमें कौन सा सही होगा? Regarding the conjugation in paramecium, which of the following statement is true? आंसर सही होगा इसमें सी, बनने वाले 4 लघु केंद्रक में से 3 विघटित हो जाते हैं। जो पैरामीशियम है इसमें प्रायः संयुग्मन अथवा कॉन्जुगेशन विधि के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन होता है, और इसमें लघु केंद्रक जो होता है, जो माइक्रो न्यूक्लियाई होता है, यही भाग लेते हैं। अभी मैंने बताया था जनन में कौन सा केंद्रक भाग लेता है, तो छोटा वाला केंद्रक या लघु केंद्रक या माइक्रो न्यूक्लियाई भाग लेता है, और यह पहले वृद्धि करता है, पहले बड़ा होता है, फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे मियोसिस डिवीजन होने से क्या होता है कि 4 अगुणित केंद्रक बन जाते हैं या 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाते हैं। इनमें से 3 तो नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, एक शेष बचता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था होती है। मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था तो बीजाणुज होती है, बीजाणुज स्पोरोजोइट होती है। भी क्वेश्चन पहले आया भी था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोगजनक कसा भी नहीं है? रोगजनक कसा भी नहीं है कहा गया है। आंसर सही होगा इसमें से डी, नक्टिलुका। नक्टिलुका जो होता है ये रोगजनक कसा भी नहीं है, यानी कि ये नक्टिलुका एक तरीके का डायनोफ्लैजिलेट होता है, डायनोफ्लैजिलेट, और इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं पाए जाते हैं या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें पोषण होलोजोइक होता है, होलोजोइक, और यह परजीवी नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट बनते हैं। गैमेटोसाइट कहाँ पर बनते हैं? आंसर सही होगा इसमें से बी, मनुष्य के रक्त में बनते हैं, ब्लड ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थक मलेरिया का कारण है। चतुर्थक मलेरिया का कारण क्या है? आंसर सही होगा इसमें से बी, प्लाज्मोडियम मलेरियाई होता है। आपको बता दें, जो तृतीयक मलेरिया होता है इसमें हर 48 घंटे में बुखार आता है, और यह प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, फैल्सिपेरम है, ओवल है, इनके द्वारा होता है। और जो चतुर्थक मलेरिया है इसमें हर 72 घंटे में बुखार आता है, और जो दैनिक मलेरिया है इसमें लगभग रोज 24 घंटे में बुखार आता है, और यह एक से अधिक जातियों के संक्रमण से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमस्तिष्क मलेरिया इसके द्वारा होता है। किसके द्वारा प्रमस्तिष्क मलेरिया होता है? सेरिब्रल मलेरिया इज काज्ड बाई। आंसर सही होगा इसमें से सी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउरर्स डार्ट्स मनुष्य के एरिथ्रोसाइट्स में अवलोकित होते हैं यदि वे निम्न में से संक्रमित हों। तो इसमें ऑप्शन सही होगा बी वाला, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। आपको बता दें कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, सुफनर डार्ट्स इसमें पाए जाते हैं, सुफनर डार्ट्स। जो प्लाज्मोडियम ओवल है इसमें भी सुफनर डार्ट्स पाए जाते हैं। जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है इसमें माउरर्स डार्ट्स पाए जाते हैं। जो प्लाज्मोडियम मैलेरी है इसमें जिमेनस डार्ट्स पाए जाते हैं। तो सभी डार्ट्स याद रखेंगे, वाइवैक्स में सुफनर डार्ट्स, ओवल में सुफनर डार्ट्स, फैल्सिपेरम में माउरर्स डार्ट्स, और मलेरियाई में जिमेनस डार्ट्स पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोपाइग पाया जाता है। साइटोपाइग किसमें पाया जाता है? आंसर सही होगा इसमें से पहला, पैरामीशियम में पाया जाता है। आपको बता दें कि साइटोपाइग क्या है? पैरामीशियम के खाद्य उपकरण का भाग होता है, फूड इक्विपमेंट का भाग होता है। पैरामीशियम में जो शरीर होता है, पैरामीशियम का शरीर के दाएं भाग में एक अस्थायी खुला भाग होता है, टेम्पोररी खुला भाग होता है, उसे ही साइटोपाइग कहा जाता है। और इसका निर्माण तब होता है जब अपचे पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं, तब बनता है। अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो निकलने लगता है, तब इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है।
लार ग्रंथियों से, मध्यांतर की कोशिकाओं से, सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा, शरीर के बाहर जीवाणु तथा कवकों के द्वारा। आंसर सही होगा इसमें से सी, सहजीवी प्रोटोजोआ के द्वारा। आपको बता दें कि दीमक में कुछ सहजीवी प्रोटोजोआ ट्राइकोनिम्फा पाए जाते हैं। ट्राइकोनिम्फा जो कि ग्लूकोसाइडेज एंजाइम स्रावित करते हैं। ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जो ट्राइकोनिम्फा होते हैं ये क्या करते हैं, ग्लूकोसाइडेज एंजाइम स्रावित करते हैं, और यह एंजाइम लकड़ी में उपस्थित सेलुलोज का पाचन कर डालता है, सेलुलोज को पचा डालता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, किसमें नहीं मिलेगा? आप लोगों ने यदि अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा बी, यूग्लिना विरिडिस में। यूग्लिना विरिडिस में लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। आपको बता दें कि यह अलैंगिक विधियों के द्वारा द्विभाजन हो यानी बाइनरी फिशन हो या बहुविभाजन हो चाहे मल्टीफिन फिशर के द्वारा जनन करता है, और इसमें परिकोष्ठन भी होता है, इंसिस्टमेंट भी पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को कहते हैं। कोशिका के द्वारा जल पीने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द सेल्स वाटर ड्रिंकिंग फिनोमिना इज टर्म्ड एज। आंसर सही होगा इसमें से डी, पिनोसाइटोसिस कहा जाता है, पिनोसाइटोसिस। और आपको बता दें कि कोशिका के द्वारा बाह्य माध्यम से किसी भी द्रवीय पदार्थ या किसी भी लिक्विड को ग्रहण करने की प्रक्रिया पिनोसाइटोसिस कहलाती है। और आपको यहीं पर बताते चलें कि जो ठोस होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड पदार्थों को ग्रहण करना कोशिका भक्षण कहलाता है या फैगोसाइटोसिस कहलाती है, फैगोसाइटोसिस अगर सॉलिड पदार्थों को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा के पादाभ इसके लिए महत्वपूर्ण हैं, किसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं? तो गमन और भोजन ग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। द स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा आर इम्पोर्टेंट फॉर लोकोमोशन एंड फीडिंग। आंसर सही होगा इसमें से डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ प्रोटोजोआ के वर्गीकरण मुख्य आधार है। वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, गमनांगक। गमनांगक मुख्य आधार होते हैं, गमनांगक को देखकर वर्गीकरण किया गया है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ का वर्गीकरण आधारित है निम्न पर, किस पर आधारित? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज बेस्ड ऑन। तो चलन अंगक कहो चाहे गमनांगक कहो, भी क्वेश्चन आया अभी तक घुमाकर इस तरह से पूछते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ 4 वर्गों में बटा है? ऐसा कौन सा आधार है जिसमें प्रोटोजोआ संघ को 4 वर्गों में बांटा गया है? तो गति विषयक संरचना को देखकर। अब देखिए उसी क्वेश्चन को घुमाकर इस तरह से पूछा है, गति विषयक संरचना क्या है? यानी चलन अंगकों को देख करके या गमनांगकों को देख करके इनको वर्गीकृत किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित होती है। बायोल्यूमिनेसेंस किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? आंसर इसमें सही होगा पहला, सीरेटियम के द्वारा प्रदर्शित होती है। आपको बता दें बायोल्यूमिनेसेंस क्या है? तो बायोल्यूमिनेसेंस वह घटना होती है, ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें कोई भी जीव प्रकाश उत्पन्न करता है या प्रकाश पैदा करता है या प्रदर्शित करता है। और इनमें जो सीरेटियम है एक ऐसा यही जीव है जो प्रकाश पैदा करता है और ये प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम में भोजन ग्रहण की विधि है। पैरामीशियम में भोजन ग्रहण की विधि कौन सी है? तो सभी लोग जान चुके हैं, होलोजोइक प्रकार का न्यूटेशंस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध होता है इससे। साइक्लोसिस की घटना का संबंध किससे होता है? तो आंसर सही होगा इसमें से सी, पाचन अथवा डाइजेशन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम की पश्च संकुचनशील रिक्तिका स्पंदन करती है। पीछे वाली जो संकुचनशील रिक्तिका होती है या जो पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है वो स्पंदन करती है, स्पंदन। तो आंसर सही होगा इसमें से सी, अग्र रिक्तिका के द्रुततर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुरु युग्मक बनाते हैं। लघु युग्मक और गुरु युग्मक क्या बनाते हैं? यानी माइक्रोगैमेट्स एंड मेगागैमेट्स इन प्लाज्मोडियम फॉर्म्स जाइगोट्स बनाते हैं।
जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण करते हैं। जाइगोट क्या होता है? युग्मनज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मलेरिया परजीवी की उकाइनीट अवस्था पाई जाती है? उकाइनीट अवस्था किस स्थान पर पाई जाती है? तो मच्छर के आमाशय, जो मच्छर का आमाशय होता है, स्टमक ऑफ मॉस्किटो होता है, उसमें पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के संक्रामक चरण को कहा जाता है? संक्रामक चरण, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इज नोन एज सी बीजाणु स्पोरोजोइड। देखिए उसी क्वेश्चन को घुमाकर कई बार पूछा जाता है, तो इस तरह से घुमाकर पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजिजी अवस्था पाई जाती है? सिजिजी अवस्था किस में पाई जाती है? तो आंसर सही होगा पहला, ग्रीगेराइना में पाई जाती है। ग्रीगेराइना की वयस्क अवस्था को ट्रोफोजोइट कहा जाता है और दो परिपक्व ट्रोफोजोइट के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया सिजिजी कहलाती है। सिजिजी क्या होता है? जब दो मेच्योर ट्रोफोजोइट आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे ही सिजिजी कहा जाता है और इसके बाद में ये गैमोन्ट में बदल जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में निद्रा रोग का कारण? तो ट्रेपैनोसोमा गैम्बियंस निद्रा रोग का कारण या स्लीपिंग सिकनेस का कारण होता है और इसके बारे में अधिक डिटेल के लिए मेरा पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लॉसिना पैल्पेलिस किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? ग्लॉसिना पैल्पेलिस, तो आंसर इसमें सही होगा सीसी मक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम ग्लॉसिना पैल्पेलिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लॉसिना पैल्पेलिस किसका वाहक है? यानी सीसी मक्खी किसका वाहक है? तो सीसी मक्खी निद्रा रोग का वाहक होती है। निद्रा रोग अथवा स्लीपिंग सिकनेस का वाहक होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंचनशील रिक्तिका पाई जाती है? कुंचनशील रिक्तिका किस में पाई जाती है? आंसर इसमें सही होगा डी, ऑल ऑफ दोज, यानी अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम सभी में कुंचनशील रिक्तिका पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है सामान्यतः निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? प्रोटोजोआ, हेलमेंथ, एनिड्रा, उपयुक्त सभी। तो विखंडन किस में पाया जाता है? प्रोटोजोआ में पाया जाता है, प्रोटोजोआ में। फिर अंतिम क्वेश्चन को लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। 1 को दूसरे से सुमेलित करना है और नीचे जो कूट दिए गए हैं उसका उपयोग करके सही उत्तर को बताना है। तो ऑप्शन आपके सभी सामने रखे गए हैं, इनको देखिए और बताइए जल्दी से इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा बी वाला। तो बी वाले को कैसे सुमेलित करेंगे? सही सुमेलन क्या होगा इसका? जो डेंगू बुखार है एडीज एजिप्टी नामक मच्छर से फैलता है, एडीज एजिप्टी नामक मच्छर से इसका वाहक होता है। जो हाथी पांव है ये क्यूलेक्स फैंटिगन्स या क्यूलेक्स पाइपियंस के द्वारा फैलता है और जो काला जार है ये फ्लीबोटोमस या सैंड फ्लाई या बालू मक्खी के द्वारा फैलता है और जो निद्रा रोग है ये ग्लॉसिना पैल्पेलिस के द्वारा फैलता है। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।